एक बार फिर से भारत और उत्तर कोरिया के जो राजनयिक संबंध हैं, उन राजनयिक संबंधों की पुनर्स्थापना हो रही है। 4 साल बाद जो है भारत ने उत्तर कोरिया पर अपना राजदूत नियुक्त किया है। आमतौर पे हम उत्तर कोरिया और भारत के राजनयिक संबंधों के बारे में कभी भी चर्चा नहीं करते हैं। आज के सेशन में मैं आप सभी को थोड़ा सा भारत और उत्तर कोरिया के राजनयिक संबंधों के बारे में स्पष्टता आपको दूंगा, ठीक है। तो विदेश मंत्रालय ने भारतीय विदेश सेवा के 2008 बैच के जो हमारे आईएफएस अधिकारी हैं, जिनका नाम है अलियावती लोंग कुमेर। फिर से एक बार मैं नाम आपको बता देता हूं, मैं एक बार आपको दृश्य दिखा देता हूं। ये हैं हमारे 2008 के आईएफएस अधिकारी, राजनयिक हैं, राजदूत हैं, अलियावती लोंग कुमेर। इनको जो है उत्तर कोरिया का राजदूत, भारतीय दूतावास के प्रभारी हैं और इनको अभी वहां पे नियुक्त किया गया है, ठीक है। अब ये 4 साल बाद हो रहा है। आप सभी को पता है उत्तर कोरिया को एक बार मैप में देखिए आप, ये आपका मैप है, ये है उत्तर कोरिया, ये है दक्षिण कोरिया। दक्षिण कोरिया से हमारे बहुत अच्छे राजनयिक संबंध है, विश्व में बहुत प्रगतिशील राष्ट्रों में से दक्षिण कोरिया आता है। उत्तर कोरिया पूरे विश्व से अलग थलग राष्ट्र है, अलग थलग राष्ट्र है। भारत से भी इसके संबंध बीच बीच में खत्म होते रहते हैं, फिर स्थापित होते रहते हैं। तो प्योंगयांग में भारतीय दूतावास जो है अभी फिर से प्रारंभ हो चुका है। दरअसल भारत ने जुलाई 2021 में उत्तर कोरिया की राजधानी प्योंगयांग, प्योंगयांग उत्तर कोरिया की राजधानी है, वहां पर अपने दूतावास को बंद कर दिया था। अब इस दूतावास को बंद करने के पीछे का पूरा कारण क्या था, क्या भारत और उत्तर कोरिया के राजनयिक संबंध है, आप सभी को जानना चाहिए। मैं चाहता हूं कुछ नोट्स भी आप साथ में बना लीजिएगा, क्योंकि मैं थोड़ा सा आपको इस पे स्पष्टता दूंगा पूरी की पूरी कहानी। तो कोविड 19 के बाद जो है भारत ने कोविड 19 महामारी के कारण ही दूतावास वहां पे बंद किया था, और दिसंबर 2024 में दूतावास को फिर से खोल दिया गया है। और अभी हाल ही में, जैसा कि मैंने आपको बताया, आलियावती लोंग कुमार को उत्तर कोरिया का राजदूत घोषित किया गया है। अब आप एक बार समझिएगा, पूरी की पूरी कहानी समझते हैं, पूरे के पूरे सिनेरियो को समझते हैं। ये डिटेल में मैं विश्व इतिहास की क्लास में पढ़ा चुका हूं, आईआर की क्लास में भी मैंने डिस्कशन किया है, लेकिन आज मैं थोड़ा सा डेप्थ में जाता हूं। देखिए, द्वितीय विश्व युद्ध जब समाप्त हुआ था तो ये जो कोरियाई प्रायद्वीप है, इसको कोरिया गणराज्य जो है आपका पूरा का पूरा, ये दो भागों में विभाजित हो गया। एक तो दक्षिणी कोरिया, दक्षिणी कोरिया ही कोरिया गणराज्य है, और दूसरा है उत्तरी कोरिया, उत्तरी कोरिया। दो पे विभाजन हो गया। दक्षिण कोरिया संयुक्त राज्य अमेरिका, ये पूरा का पूरा विभाजन, इसमें वैचारिक विभाजन भी है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद कोल्ड वार चालू हो गया, गुटबाजी चालू हो गई, एक तरफ यूएसएसआर, दूसरी तरफ अमेरिका, है ना। तो अमेरिका के नजदीक आ गया दक्षिण कोरिया, अमेरिका ने यहां पे अपना प्रभाव बढ़ाया, और उत्तर कोरिया पे प्रभाव बढ़ाया यूएसएसआर ने, चाइना ने। यानी एक ये आपका वैचारिक विभाजन हुआ। उत्तर कोरिया एक साम्यवादी देश है, चीन का करीबी है, चीन पड़ोस में ही है, चीन से सीमा साझा करता है। यहां बगल में जापान है, आपका जापान सागर है, और इसके जस्ट पूरब में जापान है, ठीक है। तो उत्तर कोरिया साम्यवादी देश है। उत्तर कोरिया दुनिया से सबसे अलग थलग देश है, बहुत कम देशों के साथ उसके राजनयिक संबंध है। कारण उसकी नीतियां। आज भी वहां के नागरिक बहुत कम संसाधनों में अपना जीवन यापन कर रहे हैं, उन्हें विश्व की बहुत सारी सुविधाओं के बारे में पता भी नहीं होगा, संभवतः इंटरनेट से भी अनजान है, टीवी में भी ब्लैक एंड व्हाइट टीवी के जमाने में जी रहे हैं। आज भी उनके मौलिक अधिकार फंडामेंटल है। एक तानाशाही युग चल रहा है वहां पे, अभी भी तानाशाही, जो मध्यकाल में चीजें हो रही थी वो अभी उत्तर कोरिया में हो रही हैं। बहुत सारी चीजें, सब चीजों पे सेंसर है। तो उत्तर कोरिया के परमाणु हथियार और बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम लगातार चल रहे हैं। आप सभी को पता है उत्तर कोरिया ने परमाणु बम भी बना लिया है। 9 देश हैं टोटल जिनके पास परमाणु बम है, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस, चाइना। ये 5 ऐसे हैं जो मतलब आपके P5 है, परमानेंट 5 है, और ये N5 भी है, न्यूक्लियर 5 भी है। लेकिन, और इन्होंने एनपीटी में भी साइन कर रखा है, लेकिन उत्तर कोरिया ने पहले एनपीटी में साइन किया था, फिर एनपीटी से वापस आ गया नाभिकीय प्रसार संधि से, और इसने हाइड्रोजन बम तक बनाने का दावा कर रखा है। परमाणु बम तो बना ही लिया है। उत्तर कोरिया, भारत, पाकिस्तान और इजराइल, ये 4 देश ऐसे हैं जिन्होंने, यानी 5 P5 और 4 और देश। तो उत्तर कोरिया के पास परमाणु हथियार है वर्तमान में। ईरान भी परमाणु हथियार बनाना चाह रहा है, और उसी परमाणु हथियार बनाने की होड़ में ईरान
पे आज युद्ध हो रहा है। इजराइल और ईरान दोनों आपस में लड़ रहे हैं ताकि परमाणु कार्यक्रम को रोका जा सके। भारत ने 1973 में 1973 में इंदिरा गांधी के कार्यकाल में उत्तर कोरिया के साथ राजनयिक संबंध स्थापित किए थे, लेकिन हमारे जो राजनयिक संबंधों की घनिष्ठता है वो दक्षिण कोरिया के साथ बड़े स्तर पे है। यहाँ पे 38 पैरेलल जाती है, 38 समानांतर जाती है जो उत्तर कोरिया को दक्षिण कोरिया से विभाजित करती है। ठीक है, अब यहाँ पे समझिएगा, जब उत्तर कोरिया लगातार मिसाइल कार्यक्रम चला रहा है, इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल बना रहा है, वहां पे किम जोंग यून है, इनके बारे में आप जानते ही हैं, तानाशाह है ये, तो इनके द्वारा जो इनकी नीतियां हैं, पॉलिसीज हैं, अपने नागरिकों को भी बहुत सारे प्रतिबंध लगा रखे हैं। यहाँ पे बहुत सारे लोग जा नहीं सकते, मीडिया है ही नहीं, है तो पूरी तरीके से सेंसर्ड है मीडिया, जो यहाँ के तानाशाह चाहेंगे वही दिखाया जाएगा। जनता अपनी आवाज नहीं रख सकती है, जनता पे भी प्रतिबंध पे प्रतिबंध है। तो 2017 से संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा बहुत सारे यहाँ प्रतिबंध लगाए गए हैं, क्योंकि ये परमाणु बम की होड़ में दौड़ में थे, और ऐसे में भारत भी इन प्रतिबंधों का अनुपालन करते हुए उत्तर कोरिया के साथ हमारे सभी प्रकार के व्यापारिक संबंध बंद कर दिए गए थे। लेकिन आप एक चीज समझिएगा, उत्तर कोरिया का चाइना के साथ बहुत अच्छे संबंध है, रूस के साथ बहुत अच्छे संबंध है, ईरान के साथ भी बहुत अच्छे संबंध है। यहां तक भी आरोप लगाए जाते हैं उत्तर कोरिया के और पाकिस्तान के ऊपर कि ईरान के परमाणु कार्यक्रम में दोनों मदद कर रहे हैं। ठीक है, उत्तर कोरिया ने रूस के मदद करने के लिए अपने सैनिक यूक्रेन में भेजे। आप समझिए, रसिया से बहुत अच्छे जो है संबंध है। कुछ विशेषज्ञों का यह भी मानना है कि उत्तर कोरिया और पाकिस्तान उसके परमाणु कार्यक्रमों में लगातार मदद कर रहा है। उत्तर कोरिया का जो परमाणु कार्यक्रम है उसमें लगातार पाकिस्तान ने भी मदद की है, उसे बदले में मिसाइल तकनीकी भी दी गई, यानी पाकिस्तान के साथ भी इसके अच्छे संबंध हैं। उत्तर कोरिया के पास एक सक्रिय मिसाइल विकास कार्यक्रम है, इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइलें भी बना रहा है, ये हाइपरसोनिक मिसाइलों का निर्माण भी कर रहा है, और ये सारी की सारी तकनीकी पाकिस्तान से उत्तर कोरिया को जा रही है, चाइना के द्वारा भी ये तकनीकी दी जा रही है उसे। तो ये जो तकनीकें हैं आपस में साझा कर रहे हैं, और भारत को डर भी है कि उत्तर कोरिया कहीं पाकिस्तान की भी मदद ना करे, पाकिस्तान का घनिष्ठ ना बन बैठे। ऐसे में उत्तर कोरिया सरकार के साथ एक खुला संचार चैनल बनाए रखने और अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा करने के लिए भारत उत्तर कोरिया के साथ अपने संबंधों को अब स्थापित कर रहा है, उनको रिस्टोर कर रहा है। ठीक है, तो हमारे 2018 में हमारे जो उस समय तत्कालीन जो है विदेश राज्य मंत्री थे जनरल वीके सिंह जी उत्तर कोरिया के दौरे पर भी गए थे। उत्तर कोरिया सार्वजनिक रूप से भारत की सुरक्षा और भारत की रक्षा को नुकसान नहीं पहुंचाएगा, इसका उसने वादा भी किया था कि कभी भी कोई परिस्थिति आ जाती है वो भारत के खिलाफ कभी भी नहीं है। तो भारत उन कुछ प्रमुख देशों में से है, कुछ चुनिंदा देशों में है जिनके उत्तर कोरिया के साथ राजनयिक संबंध है। ये आप दिमाग में बैठा के रखिएगा, उत्तर कोरिया के राजनयिक संबंध गिने चुने लोगों से है। अभी यहाँ के राष्ट्राध्यक्ष के पास हवाई जहाज, प्लेन, ये सब कुछ नहीं है, क्योंकि प्लेन बनाने वाली दो ही कंपनियां हैं, एक तो बोइंग है, दूसरा एयरबस है। दोनों ही यूरोप की हैं, एक अमेरिका की है, एक फ्रांस की है, एयरबस फ्रांस की है और बोइंग आपका अमेरिका की है। अब उन्होंने प्रतिबंध लगा रखे हैं तो यहाँ पे कुछ है ही नहीं चीजें। रेल के माध्यम से आवागमन करते हैं, शिप के माध्यम से आवागमन करते हैं जब कहीं जाते हैं। तो भारत हमेशा जो है, भारत देखिए मानवीय सहायता हमेशा करते आया है, और उत्तर कोरिया में कभी भी कोई आपदा आती, अभी बाढ़ आई थी, बाढ़ में इन्होंने क्या किया पता है, जो बाढ़ के लिए जिम्मेदार अधिकारी थे सबको फांसी में चढ़ा दिया। मतलब बहुत कठोर दंड प्रक्रिया है उत्तर कोरिया में, लोग वहां पे दहशत में रहते हैं। भारत हमेशा जब कभी भी उत्तर कोरिया को कोई दिक्कत होती है, संयुक्त राष्ट्र विश्व खाद्य कार्यक्रम के माध्यम से खाद्य सहायता पहुंचाता रहता है। ठीक है, तो ये आपको दिमाग में बैठा के रखिएगा, ये सारी कुछ बातें हैं। भारत ने फिर से अपने राजनयिक संबंधों को एस्टेब्लिशमेंट किया है। कोरियाई प्रायद्वीप के विभाजन के बाद 9 सितंबर 1948 को उत्तर कोरिया अस्तित्व में आया था। ठीक है, पूर्वी एशिया में अवस्थित है आपका, और यहाँ पर किम इल सुंग और उनका परिवार लगातार शासन कर रहा है। वर्तमान में किम उम जोंग हैं,
जो यहाँ पे शासन कर रहे हैं। राजधानी प्योंगयांग है। यहाँ की मुद्रा जो है उत्तर कोरियाई वोन है। सर्वोच्च नेता किम जो योंग ही है। यहाँ पे किम जोंग योन ही यहाँ के सर्वोच्च नेता के तौर पे लंबे समय काल से बने हुए हैं। ठीक है, तो अभी जैसा मैंने आपको बताया कि लोंग कुमार जी को यहाँ का राजनयिक बनाया गया है। ये एक अपने आप में बहुत 2021 के बाद से उत्तर कोरिया में भारत ने अपने अब 4 साल बाद जो है ये स्टार्ट किया है, ताकि हमारी जो बदलती विदेश नीति की प्राथमिकता है, क्षेत्रीय रणनीति की चिंताएं हैं, मानवीय सहायता है, वैश्विक प्रतिबंधों के बीच संतुलन साधने की कोशिश, सभी को लेकर के पूरा का पूरा काम किया गया है। ठीक है, तो कोविड-19 महामारी के कारण से जुलाई 2021 में हमारी एम्बेसी वहां पर बंद हो गई थी। अब अगेन इसको दिसंबर 2024 में खोल दिया गया है। ये आपको ध्यान में रखना है। क्लियर, स्पष्ट है। 2017 में हमने सभी व्यापारिक संयुक्त राष्ट्र प्रतिबंधों के कारण से सभी व्यापारिक संबंधों को जो है खत्म कर दिया था, लेकिन अगेन भारत अब फिर से एक साथ खड़ा हो गया है। मानवीय सहायता हम समय समय पर यहां पहुंचाते रहते हैं। साथ साथ उत्तर कोरियाओं पे कई सारे राजनयिक और वैज्ञानिक प्रशिक्षण भी भारत देता रहता है, और 2018 में हमारे विदेश राज्य मंत्री यहां पर गए थे। ठीक है, तो अब ये पूरी की पूरी जो नियुक्ति हुई है, ये भारत की स्वतंत्र विदेश नीति की दिशा को रेखांकित करता है। पूर्वी एशिया में भारत की कूटनीति और उपस्थिति को मजबूत करता है। इसको काउंटर चाइना भी आप बोल सकते हैं, क्योंकि चाइना का प्रभाव बहुत ज्यादा है। ऐसे में भारत का वहां पे रहना बहुत जरूरी है। साथ ही भारत मानवीय हितों, गैर प्रसार, क्षेत्रीय सुरक्षा पे भी संतुलन बनाना चाहता है, इसलिए उत्तर कोरिया के साथ संबंधों को रिस्टोर किया गया है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, एक बार मुझे याद है, मैं एक मेट्रो में था, मेट्रो में, दिल्ली मेट्रो में, और वहां पे मतलब उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच में मतलब एक तरीके से संग्राम है। भारत पाकिस्तान तो उतने बुरी स्थिति में नहीं है जितनी बुरी स्थिति में उत्तर कोरिया और दक्षिणी कोरिया के बीच में युद्ध रहता है। बहुत बुरी कंडीशन है वहां पे, तनाव की स्थिति इतनी चरम पे रहती है। दक्षिण कोरिया आपको पता है टॉप क्लास कंट्री है, बड़े बड़े कंपनी, आप सैमसंग का नाम सुनते होंगे, जितनी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं उत्तर कोरिया बेस्ड है ना। उत्तर कोरिया टेक्नोलॉजी में बहुत आगे है, सिंगापुर जैसा है, जापान जैसा है ना, वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज है वहां के नागरिकों के पास, जबकि उत्तर कोरिया की हालत बहुत खराब है। तो मुझे एक कोरियाई स्टूडेंट मिले, वो जेएनयू के स्कॉलर थे, वहां पढ़ते थे, उत्तर कोरिया नहीं, माफ कीजिएगा, दक्षिण कोरियाई। तो ऐसे बातचीत हुई, मैंने उनसे पूछा कि आप किस कंट्री से हैं, तो उन्होंने कहा कोरिया। मैंने कहा उत्तर कोरिया, तो मजाक में हंसने लगे। उन्होंने कहा नहीं नहीं नहीं, उत्तर कोरिया नहीं, दक्षिण कोरिया। तो उत्तर कोरिया के प्रति मतलब छवि बहुत अलग टाइप की है पूरे विश्व की, क्योंकि यहाँ के ये जो लीडर हैं, इन्होंने कुछ कारनामे ही ऐसे कर रखे हैं जिस कारण से बहुत सारी बातें, कभी इस पे एक डिटेल सेशन हम लोग आगे चल के डिस्कस करेंगे, चर्चा करेंगे। आज मैंने आपको थोड़ा सा इंडिया के कूटनीतिक रिश्तों को स्पष्टता लाने के लिए इस मुद्दे पे वार्तालाप किया है। संभवतः आप चीजों को समझ पा रहे होंगे। ठीक है, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट खबर है, जानकारी है जो आपको जाननी चाहिए। देखिए, हमें एक चीज दिमाग में बैठा के रखना है हमेशा। मैं चाहता हूं कि आप जब कभी भी आईआर पढ़ें तो आईआर को पढ़ते ही आपको ये समझ में आ जाना चाहिए कि हमारी जो डिप्लोमेसी है वो समय के साथ परिवर्तित होती रहेगी। डिप्लोमेसी कभी फिक्स नहीं होती है। ठीक है, डिप्लोमेसी कभी एक जैसी नहीं होती, समय और परिस्थिति के हिसाब से उसमें बदलाव होते रहता है। और डिप्लोमेसी में कभी किसी के साथ परमानेंट हमारे संबंध खराब नहीं होते हैं। अस्थायी तौर आज पाकिस्तान के साथ जो खराब है हमारे संबंध, पहले कई बार खराब हो चुके हैं, है ना। 1948 में, 1965 में, 1971 में, 1971 में 90,000 से अधिक सैनिकों को हमने, लेकिन समय के साथ उनमें रिव्यू होता रहता है, बदलाव होता रहता है और परिस्थितियों के अनुसार चेंजेस आते रहते हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए।